स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, वर्ष 2026 आ चुका है और कुछ दिनों पहले मैं एक पंक्ति पढ़ रहा था कि दिसंबर यादें बन के जा रहा है और जनवरी उम्मीदें बन के आ रहा है। जनवरी न सिर्फ साल की शुरुआत है बल्कि इस बात की भी शुरुआत होती है कि वर्ष भर देश किस रास्ते पे आगे बढ़ेगा। और इस प्रकार के बहुत से ऐसे विषय जो स्टूडेंट्स के मन में, जो हमारे स्टडी IQ के फॉलोअर्स हैं, उनके मन में कौंधते हैं, उन सभी प्रश्नों पे हम गूढ़ तरीके से विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। मेरे साथ एक बार फिर से आदरणीय शशांक त्यागी सर हैं और साथ में हमारे साथ जिनसे प्रश्नों की चर्चा शुरू होगी, विजेंद्र चौहान मसीजीवी सर हैं। थैंक यू। और सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। जब भी इस प्रकार के किसी पॉडकास्ट के स्ट्रक्चर में आपके साथ बैठते हैं तो ठीक है, एक शिक्षक के तौर पे जो हम पढ़ाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ नया सीखने समझने को मिलता है। और बच्चों की भी जब कमेंट देखते हैं, स्टडी IQ हिंदी चैनल पे सर हमारे आपके साथ का जो पॉडकास्ट गया था, उस पर बच्चों ने बार बार कमेंट किया था कि हमें और इस प्रकार के पॉडकास्ट चाहिए। सर, एक बार फिर से 2026 के विजन को लेकर। विकास, मुझे हमेशा आप लोगों से बात करके बहुत आनंद आता है और सभी दर्शकों को साल 2026 की सबसे पहले तो शुभकामनाएं और थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर 2026 की शुरुआत को आप कैसे देख रहे हैं, कंसिडरिंग कि पास्ट में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, चाहे अरावली को लेकर या फिर संचार साथी ऐप को लेकर? क्या आपको लग रहा है कि भारत में जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो शिफ्ट हो रही है, बढ़ रही है, और जो डेमोक्रेसी है उसमें पॉपुलिज्म लेड जो मॉडल है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और इवन जुडिशरी को भी कई हद तक इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि एक पॉपुलर डिबेट बन गई है? और ये कहाँ तक सही है, गलत है, क्या आपका इस पर ओपिनियन है? मेरे ख्याल से बहुत गूढ़ सवाल से हम शुरू कर रहे हैं। दर्शक शायद इस बात को अपने आसपास भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मुझे लगता है कि इसमें पहले तो एक भारत को आइसोलेटेड केस की तरह देखना कोई बहुत समझदारी नहीं है। सच्चाई ये है कि हमें ये दुनिया भर में होता हुआ दिख रहा है। सो लेट अस फेस इट कि हम एक बड़े प्रोसेस के एक छोटे हिस्से की तरह दिखाई दे रहे हैं इस प्रोसेस में। और मैं इसे एसेंशियली ऐसे नहीं देखता कि ये पॉपुलिस्ट तरीके से वाली जो चीज़ें हैं वो उनका दबाव बढ़ रहा है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर जा रहा है। इसका मुझे ठीक विपरीत ज़्यादा दिखाई देता है। मैं तो 2025 में जब पूरे देश और दुनिया को देखता हूँ तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी के लिए नए चैलेंजेस सामने आए। जिस तरह का लोकतंत्र का व्यवहार हम लोग अब तक सोचते आए थे, हम लोगों का हमेशा मानना ये था कि भारत एक रिलेटिवली नई डेमोक्रेसी मॉडर्न संदर्भों में है और इसलिए अब संरचनाएं पहले आएंगी और संरचनाएं फिर वो समाज में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के तौर पर पहुँचेंगी। दुर्भाग्य से हम देख रहे हैं कि वो प्रोसेस समाज में वापस डेमोक्रेसी के पहुंचने की बजाय स्ट्रक्चर्स की वीकनिंग के तौर पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि होना ये चाहिए था कि एक लोकतांत्रिक समाज तैयार हो जाता जो सुनिश्चित करता कि जो हमारे ढांचे हैं वो लोकतांत्रिक रूप से बने रहते। अभी दुर्भाग्य से कम 2025 तो ऐसी कोई उम्मीद जगाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जो आपने उदाहरण दिए, संचार साथी का उदाहरण दिया या जो हाल के नीतिगत बदलावों के उदाहरण, वो तो एक बहुत बड़े प्रोसेस के कुछ छोटे इंडिकेशंस हैं। लेकिन कुल मिला के हम दुनिया भर में देख रहे हैं कि लोकतंत्र को लेकर जिस किस्म की आस्थाएं सामान्यतः दिखाई देती थी और एक किस्म का उदारवाद दिखाई देता था अपने से भिन्न लोगों के प्रति, वो देश में भी और दुनिया में भी आप देखेंगे एक के बाद एक यूरोपियन देश या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में एंटी माइग्रेंट किस्म का बिहेवियर दिखाई देता है, जो कि अगेन फिर से नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी के खड़े होने का संकेतक है। तो मैं तो इसे उतनी उम्मीद से नहीं देख पा रहा हूँ जितनी उम्मीद से आप देख रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि 2026 में डेमोक्रेसी का ट्रेंड और जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वो दुनिया भर में और इंक्लूडिंग इंडिया रिसीड होंगे, ये आपका कहना है? देखिए, भविष्यवाणियाँ करना तो जाहिर है कि मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं आशंकित हूँ कि देश में और दुनिया में डेमोक्रेसी विल बी फर्दर टेस्टेड एंड इट विल बी टेस्टेड नॉट जस्ट इन मैटर्स ऑफ कि आपने एक अधिकार दे दिया, दूसरा अधिकार दे दिया, लेकिन इवन स्ट्रक्चर्स के लेवल पर इसके टेस्ट होने की आशंकाएं हमें दिखाई देती है। हमें दिखाई देती है कि मेजॉरिटेरियनिज्म जो है कहीं ऐसा ना हो कि उसका प्रभाव दुनिया के उन देशों में भी दिखाई देने लगे जिन्हें हम
एक लोकतांत्रिक मनोरचना का देश मानते रहे। भारत में तो इसकी आशंकाएं अभी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। और भारत को आप देखिए और भारत के पड़ोस को देखिए तो मुझे लगता है कि आप इस ट्रेंड को साफ साफ देख पाएंगे। छोटे छोटे थे, मतलब नेपाल जैसा देश, नेपाल के विषय में कोई भी मान सकता है कि उस देश का हित है कि वह भारत से और अन्य देशों से अच्छे रिश्ते बना के रखे। एक छोटा देश है, उसके लोगों को बार बार दूसरी जगहों पर जाके काम करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर भी हम एक किस्म का मेजोरिटेरियनिज्म देखते हैं, एक तरह का बहुसंख्यकवाद देखते हैं कि बड़ा पनप रहा है। बांग्लादेश को लेकर वहाँ से आ रही जो छवियाँ हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि ये इस देश में भी फड़फड़ाने की चाह दिखाई दे रही है, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ के फेवर में या अपने यहाँ की माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट। सो आई बिलीव दैट इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग। सर, अगर जैसे समरी के तौर पर अगर आप बताना चाहें, जैसे आपने जिन देशों की बात की, मैं एक और जोड़ देता हूँ, जापान की बात कर लेता हूँ। आज तक जापान को हमने कभी इतने एग्रेसिवली नहीं देखा जो अभी ताइवान पे उसका रुख था। तो जितने भी लोकतंत्रों को हम पूजते थे, समझते थे कि बहुत अच्छे लोकतंत्र, खासकर जापान 1950 के बाद से, ये जो ट्रेंड बदल रहा है सर, अगर एक दो लाइन में आपको बताना हो कि क्या लगता है कि क्या कारण रहा कि चीज़ें इतने तेजी से बदली लोकतंत्रों में। अच्छा, मुझे सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। हमें जैसे कुछ जो एग्जांपल्स हमने दिए, चाहे संचार साथी है, अरावली है या फिर बांग्लादेश, आपको लगता है हमें इन सभी एग्जांपल्स को जलप नहीं करना चाहिए? अब इन एग्जांपल्स के टाइप्स को देखें तो कुछ और नई कन्वर्सेशन भी निकल कर आएगी। जैसे एक ये भी पक्ष होगा, वो कहेगा कि भाई अगर संचार साथी को लेकर लोगों ने आवाज़ उठाई और सरकार ने उस फैसले को वापस लिया तो ये अपने आप में लोकतंत्र की मजबूती दिखा रहा है। I kind of agree with the notion जी कि बल्कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है जिसे अगर आप ध्यान से देखें, और वो कॉमन फैक्टर ये कैमरे हैं, ये माइक्रोफोन हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये कॉमन फैक्टर हैं। क्योंकि अब दरअसल नैरेटिव्स खड़ा करने की ताकत पूरी तरीके से किसी एक व्यक्ति के हाथ में होने की जगह पर डिसेंट्रलाइज हुई है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि अब सब तरह के नैरेटिव्स जो हैं बाहर निकलते हैं और उनके आधार पर कभी कभी आपको ये दबाव देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर इसका एक कदम और पीछे भी जाना पड़े, एक और लेयर को भी देखना पड़ेगा। फिर वो लेयर ये कहेगी कि ये जो माध्यम हैं, इनके प्लेटफॉर्म्स किन के हाथ में हैं, उन पर प्रभाव किन का ज़्यादा है। तो ठीक है, अरावली किया जा सकता है, ठीक है, संचार साथी किया जा सकता है कि टेस्टिंग द वाटर्स है, ओहो लगता है अभी प्रतिक्रिया ज़्यादा है, चलिए साल भर बाद लेकर आएंगे। और हमने कई चीज़ों में ये देखा, हम लोगों ने मनरेगा के मामले में बिल्कुल यही देखा, हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मामले में देखा कि शुरुआत में टेस्टिंग वाटर, ओहो ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हो गया, तो ठीक है लेट्स टेक अ बैक सीट, और साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद हम उसे दोबारा से लेकर आएंगे। हमने लेबर कोड्स के मामले में भी देखा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई एक तरफा प्रक्रिया है, तो दोनों पक्ष हैं इसके। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि हमारे जो रूट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर बीइंग टेस्टेड इमेंसली, बोथ बाय द पॉलिसी मेटर्स ऑफ कि मान लीजिए बहुसंख्यकवाद जैसी जो चीज़ें उनसे भी टेस्ट हो रहे हैं, और सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से भी टेस्ट हो रहे हैं। सोच के देखिए ना, ये आखिर ये क्या हुआ होगा कि सरकार के सामने ये पेश किया गया कि अरावली की ये परिभाषा दी जानी है, सॉरी कोर्ट के सामने, और कोर्ट वाज मोर और लेस बाउंड टू एक्सेप्ट इट। और फिर कोर्ट को पता लगा नहीं इससे तो सरकार की बजाय हम पर ज़्यादा आ रहा है, तो वो दे टेक अ स्टेप बैक। ये बैक एंड फोर्थ चलता है डेमोक्रेसी में। लेकिन मेरी चिंता ये है कि कुल मिलाकर अब हम नए ग्राउंड्स हासिल करने की बजाय पुराने ग्राउंड्स को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन ऑफ द होल डायरेक्शन। आप समझ पा रहे हैं? हम लोग हमेशा जब आप देखें एक के बाद एक स्ट्राइक्स, अभी गिग वर्कर्स की स्ट्राइक, इन सब चीज़ों को देखें तो आप पाएंगे इनमें से अधिकांश कुछ नया मांगने की, कुछ नई चीज़ें हासिल करने के युद्ध नहीं हैं, लड़ाइयाँ नहीं हैं, चाह नहीं है, सिर्फ जो है उतने भर को बचाए रखने के लिए अब संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर हम वी आर फाइटिंग आवर बैक्स टू द वॉल। लेकिन सर, इसमें एक फिर पॉइंट है कि अगर जनता ने एक सरकार को चुना है और वो सरकार कोई नीतिगत सुधार ला रही है, पॉलिसी चेंजेस, चाहे वो मनरेगा है या कोई और है, तो वो अपने आप में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग ही तो है। उसको डेमोक्रेसी के लिए क्राइसिस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले जो सरकारें थी तो उन सरकारों ने भी कुछ बदलाव लाए हैं,
जिसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, और वो भी अपने आप में डेमोक्रेसी का वर्किंग ही थी। तो अगर मनरेगा में कुछ बदलाव है, या आपने न्यू लेबर कोड्स की बात करी, तो उसके पीछे के जो सरकार के लॉजिक हैं, तो कौन से ऐसे लॉजिक हैं जिससे आप असहमत हैं, और वो कैसे डेमोक्रेसी का हनन कैसा है? शशांक जी, मेरी सहमति असहमति तो इस पूरे लोकतंत्र में बहुत गौण महत्व की चीज है जी। लेकिन हम आप मानेंगे कि जो आज का समय है उसमें ट्रेंड्स मैटर जी। कि दिशा क्या है जी। ये महत्वपूर्ण है। सोच के देखिए ना किस दिशा में चीजें जा रही हैं। और मुझे लगता है कि इन दिशाओं को अगर थोड़ा सा भी गहराई से आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि ये दिशा दिखाती हैं कि आम व्यक्ति के राइट्स और एंटाइटलमेंट्स पर एक किस्म का संकट है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप लेकर देखिए। जब शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया, जी, आप समझिए नॉर्मल ट्रेंड क्या है, डीपीएसपी से चीज जो है वह स्टैट्यूटरी राइट्स में जाएगी, स्टैट्यूटरी राइट से वह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे जाएगी, इफ पॉसिबल फंडामेंटल राइट पे जाएगी। दैट्स बीन अ नॉर्मल ट्रेंड। इनफैक्ट जब हमारा संविधान बनाया गया तब ये उम्मीद की गई थी कि भाई हम चाहते तो हैं कि ये सारी चीजें पहले दिन से फंडामेंटल राइट्स हों, लेकिन देश की जैसी स्थितियां हैं उसमें अभी पॉसिबल नहीं है, तो अभी ये डीपीएसपीज रहेंगे। हम नीति के लिए निर्देश दे रहे हैं जी। तो ट्रेंड यही होना चाहिए था। शिक्षा के केस में हमने देखा यही ट्रेंड था, हमने पॉश के मामले में देखा यही ट्रेंड था विशाखा गाइडलाइंस में। लेकिन अब देखिए कि नरेगा के मामले में क्या होता है। स्टैट्यूटरी राइट था हमारे पास और पूरे देश को उम्मीद ये करनी चाहिए थी एक डेमोक्रेसी में कि फाइनली ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनेगा और फंडामेंटल राइट बनेगा, और राइट टू एम्प्लॉयमेंट फंडामेंटल राइट होना ही चाहिए। अच्छी डेमोक्रेसीज में होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, ये स्टैट्यूटरी राइट से बजाय एक स्टेप आगे जाने की, ट्रेंड बता रहा हूं, स्लिप करता है एंड इट बिकम्स मोर और लेस अ स्कीम। ठीक है, अगर आप नरेगा का नया वाला वो देखें तो इट्स मोर और लेस अ 60-40 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो द ट्रेंड इज इट्स रिवर्सिंग। और रिवर्सिंग किस सेंस में, आम नागरिक को मिलने वाले अधिकार पहले से ज्यादा होने की जगह पर पहले से कम की तरफ, या बहुत ज्यादा हो रहा लड़ाई जैसे अरावली वाले मामले में, तो लड़के हम जैसा था कम से कम वैसा बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हम उससे एक कदम आगे बढ़ने के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। सो इज विद द लेबर कोड्स। लेबर कोड से आप क्या उम्मीद करें, आप उम्मीद करेंगे कि भाई आपको मिनिमम जो वेजेस दिए गए हैं वो वेजेस और स्ट्रांग हों, वो वेजेस सब लोगों को मिले, हो सके तो वो वेजेस बढ़ें। आप देखेंगे कि ना तो वो मनरेगा पे लागू हो रहे वेजेस, ना वो गिग वर्कर्स पे लागू हो रहे, और कई मामले में लेबर कोड्स ये अलाउ कर रहे हैं कि अब हायर एंड फायर हो जाएगा। लेकिन सर इसमें सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, बस एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ सर। इसमें एक चीज़ और है, शांति बिल की बात करें, बीमा संशोधन बिल की बात करें, विधेयक की बात करें, अब तो विधेयक हो चुके हैं, कितना डिस्कशन हुआ उसमें लोकसभा में। 15वीं लोकसभा में मैं एक डेटा देख रहा था, 15वीं मैंने वीडियो भी किया उस पर कि 15वीं लोकसभा में लगभग 75% बिल थे जो संसदीय समितियों के पास भेजे गए थे। इस जो वर्तमान लोकसभा है इसमें 16% ऐसे बिल हैं जो संसदीय समितियों के पास भेजे गए हैं, और शांति बिल जैसा बिल जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत लॉन्ग टर्म की है, ऐसे बिल पे डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। और वो बिल अगर पास हो जा रहे तो कहीं ना कहीं सर ये वो लोकतंत्र का पार्ट है जो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है, सामने नहीं आ रहा है। देखिए लेजिस्लेटिव टाइम तो देखिए सीमित है। अब या तो आप वंदे मातरम पर 10 घंटे तक लगातार चर्चा कर लीजिए, महत्वपूर्ण कविता है, आप और मैं साहित्य के व्यक्ति हैं, कितना महान देश है कि अब हम कविताओं पर 10-10 घंटे संसद में चर्चाएं करते हैं। वाह, हम लोगों को इस बात के लिए बहुत मतलब धन्यवाद अदा करना चाहिए साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर। लेकिन अगर अब हम कविताओं पर 10-10 घंटे की चर्चाएं करेंगे तो इससे हमारा जो लेजिस्लेटिव प्रायोरिटीज हैं वो कम से कम सामने आ जाती हैं। हमारी वरीयताएं क्या हैं, क्या नीति हमारी वरीयता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारी वरीयताएं हैं, या फिर ऑप्टिक्स हमारी वरीयता है। और मुझे लगता है कि ये लगभग क्लियर होता है। ये तो ठीक बात बताई आपने कि हम पार्लियामेंट के डिक्लाइन में इस पॉइंट को देखते हैं। लेकिन सर अगर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, अगर फॉर अ नोशन सर्टेन थिंग इज बीइंग कंसिडर्ड एज राइट, लेकिन ग्राउंड पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में देयर आर फ्लॉज। जैसे मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ तो आसपास गाँव हैं, तो वहाँ पर अगर आप डेटा देखो तो मनरेगा के नाम पर मतलब धोखा ही है। आप ये मान लीजिए नंबर 1 वो ग्राम प्रधान और उनकी मिलीभगत से करप्शन चलता है, ऐसा होता है आसपास के जो गांव हैं। दूसरी चीज़, उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर लेबर की बात करें, उसके साथ ये ऐसा कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन ऐसा खड़ा हो जाता है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर लेबर की किल्लत है, क्योंकि मनरेगा में आपके पास एक
एक निश्चित आपको अमाउंट मिल जाएगा, ऐसी एक श्योरिटी है, चाहे वो कैसे ही मिल रहा है। Which is less than the minimum wages of that state. बिल्कुल, बिल्कुल। In almost all states. बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब कि वह आप सोच के देखिए, हाँ। एक एग्रीरियन लेबर जो है वह अपने गांव में मिनिमम वेजेस से कम पर मिलने वाली इस सरकारी योजना के तहत राहत लेने को तैयार है बनिस्बत खेतों में जाकर खेत मजदूरी करने के। इसका मतलब खेत मजदूरी में उससे भी कम मजदूरी मिल रही है। मिनिमम वेजेस से कम पर मनरेगा, और इसको आप कह रहे हैं कि किल्लत हो गई। इसका मतलब जो किसान, जो बड़ा किसान उसको रखना चाह रहा है, वो मनरेगा से भी कम मजदूरी देना चाहता है। जस्ट इमेजिन कि हम क्या बहस कर रहे हैं। हम बहस ये कर रहे हैं कि मजदूर इतनी कम मजदूरी पे काम करने को तैयार क्यों नहीं है। क्या बहस उल्टी नहीं होनी चाहिए कि मजदूर को एक गरिमा से जीने का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अभी कल ही वो वीडियो चल रहा था जो बता रहा है कि एक वो गिग वर्कर बेचारा 28 डिलीवरीज कर रहा है और उसको 760 रुपीज पूरे दिन की मजदूरी मिल पा रही है, और उसके पास कोई लेबर प्रोटेक्शन नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे मिनिमम वेजेस तो दीजिए। नए लेबर कोड्स में तो मेंशन गवर्नमेंट कर रही है, हालांकि उसके एसओपीज निकल कर अभी आने हैं, मेंशन तो कर रहे हैं वो। हाँ, वो कह रहे हैं कि गिग वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वी ऑल अप्रिशिएट दैट कि मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी नहीं बताया गया। क्या राज्य, स्टेट उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है भी, या वो मानकर चल रहा है कि नहीं। जब डिटेल्स आएंगे तो हम उसे देखेंगे। डिटेल्स में आएगा कि जो भी गिग वर्कर को हायर कर रहा है, तो पहली बात तो उसका जो एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड है दैट इज गोइंग टू बी देयर, और वो जिस तरीके से उसको हेल्प मिलनी चाहिए मिलेगी। प्लस जो मिनिमम वेजेस वाली बात है, तो गिग इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अभी गवर्नमेंट का जो नोशन समझ में आ रहा है वो तो ये आ रहा है कि भाई उसमें स्टेट ये इंश्योर करेगी लेबर कोड में जो है वो गिग वर्कर के लिए आपने इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया, वो हम चेक करेंगे। रिगार्डिंग दैट सर, मनरेगा वेजेस एंड एग्रीकल्चर लेबर, उसमें सर देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो एक साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के लिए आपको लेबर इफेक्टिवली नहीं मिल पा रही। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ जो आपके ईंट के भट्टे होते हैं, तो एक पिक्चर आती है दिमाग में कि ईंट के जो भट्टा मालिक हैं वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं जी, ठीक है, बॉन्डेड लेबर चल रही है जी। लेकिन ग्राउंड पर एक रियलिटी आपको ये भी दिखती है कि आपको शुरुआत में 3 से 5 लाख रुपए देने होंगे, तब जाकर वो लेबर आएगी, और उसके बाद भी एश्योरिटी नहीं है कि वो लेबर वहाँ पर कितने दिन वर्क करेगी नहीं करेगी, वो लेबर वहाँ से चली जाएगी। और लेबर लॉज जो हैं अगर वो ट्वीक्ड हैं इस तरीके से कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस कर रहा है, उसके लिए वहाँ पे नुकसान है, तो अल्टीमेटली फिर बिजनेस कैसे थ्राइव होगा, नई अपॉर्चुनिटीज कैसे बनेंगी। तो ये भी कुछ चैलेंजेस है। एज वी सेड, इट इज ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज। आपकी प्रायोरिटीज जो हैं वह जिनके पास पैसा पहले से है उनके बिजनेस के संरक्षण की हैं, या जो गरीब बिल्कुल बेसहारा व्यक्ति है उसके समर्थन की हैं। अल्टीमेटली इट बॉइल्स ऑन टू दैट। फॉर पर्सन लाइक मी एंड यू, हम लोगों को ये जो जिन्हें आप एंटरप्रेन्योर्स कह रहे हैं वो पीपल लाइक अस लगेंगे, इसलिए शायद हो सकता है कि हमारी सहानुभूति उनके प्रति हो जाए। नहीं, बिल्कुल सहानुभूति उनके लिए नहीं, सहानुभूति इस देश के विकास के लिए है, और इस देश का विकास बिना लेबर के एक्सप्लॉयटेशन के संभव नहीं है। नहीं, इस देश के विकास में लेबर भी जरूरी है, और वो भी जरूरी है जो हिम्मत करके कुछ बिजनेस खोलने की कोशिश कर रहा है। केवल लेबर वर्कर के इंटरेस्ट में सोचें और एंटी बिजनेस होने को हम देश के लिए ग्रोथ माने, तो आई थिंक वो देश के लिए भी नुकसानदायक होगा। लेबर का प्रोटेक्शन जरूरी है। मैं इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अपनी पर्सपेक्टिव में देख नहीं पा रहा हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक मजदूर को पूरी मजदूरी अगर मिलेगी जी, और उसको इतनी अट्रैक्टिव मजदूरी मिले कि वह नौकरी छोड़कर न जाए जी, इससे किसी भी बिजनेस का नुकसान क्यों होना चाहिए, अनलेस हम लोग लगातार लेबर सरप्लस को, जो मार्क्सिस्ट लैंग्वेज है कि लेबर सरप्लस को अप्रोप्रिएट करने को ही बिजनेस मानते हो। अगर हम यही मान के चलते हैं कि लेबर को अंडर पे कीजिए और उससे बचे हुए पैसे से और कैपिटल फॉर्मेशन कीजिए, तब तो अलग बात है। नहीं, तो और अगर वह सिद्धांत नहीं है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे देशों ने यह किया। मसलन ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल में, वहाँ के गिग वर्कर्स ने स्ट्राइक की और उनकी डिमांड ये थी कि उनको $40 पर आवर का वेजेस मिलना चाहिए, चाहे उनके पास वो गिग वर्कर्स को, उबर के लोगों को, ताकि चाहे उनके पास बुकिंग्स आए या ना आए। दैट इज अ डिमांड, $40 पर आवर। हम लोग शायद $40 पर मंथ नहीं दे रहे हैं बहुत सारी जगह। लेकिन इसमें एक सर ये पिक्चर भी है, गिग वर्कर्स में एक वो भी रिपोर्ट है जो कहती है कि जो आपके स्विगी डिलीवरी कर रहे हैं, 40,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना, 60,000 रुपये महीना भी उन्होंने डिलीवरी से कमाए हैं। बट इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, कुछ जगह पर एक्सप्लॉयटेशन है जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए। जैसे उन्होंने न्यू ईयर पे फिर इंसेंटिव के लिए बात करी और फिर कुछ जगह इंसेंटिव मिला,
लेकिन अगर क्विक कॉमर्स में इनोवेशन होना है तो उसके लिए कई जगह पर फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत भी थी। मतलब ये भी एक लॉजिक है। देखिए मेरा हम लोगों की शायद प्रायोरिटीज अलग हैं बातचीत करने नहीं, की, नहीं, इस वजह से priorities है। सर एक ही है। मेरा तो साधारण सा सिद्धांत है कि जी। सरकार का काम रेगुलेशन करना है जी। और ये रेगुलेशन सबसे ज़्यादा वंचित लोगों के हित में सबसे पहले बिल्कुल, होनी बिल्कुल। चाहिए। बेसिक सा सिद्धांत है और अन्य लोग भी इसमें होने चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो सबसे वंचित है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, जो अपने लिए नेगोशिएट खुद नहीं कर सकता, राज्य एक कलेक्टिव बॉडी है जो उनके बिहाफ पर ये नेगोशिएशन भी करेगी और रेगुलेशन भी करेगी। जैसे पॉलिटिकल साइंस में हम प्लेटो को पढ़ाते हैं तो प्लेटो का जस्टिस का सिद्धांत काफ़ी फेमस है। तो उस डिबेट में वो प्लेटो कहते हैं, एक कैरेक्टर कहता है कि एक्चुअली स्टेट जस्टिस को माने कि जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ वीक। तो प्लेटो कहता है नहीं, प्लेटो कहता है ये पॉपुलिस्ट है, ये तुम्हें पॉपुलर बनाएगा, अट्रैक्टिव लगेगा, ज़्यादा लोग तुम्हारे पीछे होंगे। फिर दूसरा कहता है कि नहीं, स्टेट इज इन इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, जैसे कैपिटलिस्ट के सपोर्ट में, दूसरों के सपोर्ट में। वो कहता है नहीं, स्टेट इज इन इंटरेस्ट ऑफ ऑल, उसमें वीक भी है स्ट्रॉन्ग भी है। तो दोनों को अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहते हैं, याद करें कि प्लेटो डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन प्लेटो व्हेन ही वाज अ यंग पर्सन देन ही वाज एक्चुअली अपोजिट टू आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन व्हेन ही इवॉल्व्ड, व्हेन ही बिकेम वीकर, इन हिज लेटर बुक्स, तो उसके बाद वो थोड़ा प्रैक्टिकल हुए, तब उनको लगा कि स्टेट को चलाने के लिए हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बट ये है कि प्लेटो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस खराब था और वो एक डिफरेंट टाइम टाइम्स हैव आल्सो चेंज्ड। जी, टाइम्स हैव आल्सो चेंज्ड। सर रिगार्डिंग डिलिमिटेशन 2026, और अगर डिलिमिटेशन पे बात ना की जाए तो राजनीति पे चर्चा अधूरी होगी। क्या आपको लगता है कि नॉर्थ एंड साउथ की जो पॉलिटिकल डिबेट है विच इज़ जनरली लेड बाय तमिलनाडु इन साउथ, तो क्या आपको लग रहा है कि उसको लेकर कुछ चीज़ें गड़बड़ी होंगी जिसको हमें पहले से मैनेज करने की ज़रूरत है? आपका क्या ओपिनियन है? शशांक जी, मैं जब इस वाले एस्पेक्ट को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इस समय सबसे बड़ा क्राइसिस द फेथ इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी का है। एंड डिलिमिटेशन, सेंसस एंड SIR, these are three very important aspects in next 1 and 2 years. 27 तक आपने कहा है कि आप करके मानेंगे सेंसस को, जबकि आप SIR उससे पहले का, आई डोंट नो ये दोनों साथ साथ क्यों नहीं हो सकते थे या सेंसस पहले क्यों नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि आम जनता का भरोसा, फेथ इन इंस्टीट्यूशंस में बनाए रखने की जिम्मेदारी अब स्टेट की है। और ये नॉर्थ साउथ डिवाइड के तौर पर भी दिखाई देगा, ये डी-एनफ्रेंचाइज्ड लोगों के सेंस में भी दिखाई देगा, ये भारत में अल्पसंख्यकों को मिलने वाली बराबरी के हक के बारे में भी दिखाई देगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि डेमोक्रेसी हमारे देश में लगातार इन चुनौतीपूर्ण चीज़ों से गुजरेगी, क्योंकि आपकी रीडिंग बिल्कुल सही है कि अगर डिलिमिटेशन वाले तरीके से पहले आप सेंसस करते हैं और फिर डिलिमिटेशन अगर करते हैं तो इसका मतलब होगा कि उत्तर प्रदेश को रूल करने वाले स्टेट को पूरे देश की परवाह करनी बंद हो जाएगी, उसको ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अगर उसके पास केवल नॉर्थ के 1-2 राज्य हैं तो वह किसी भी और राज्य की जरा सी भी परवाह करे, अनलेस उसके अंदर से ये भाव डेमोक्रेटिक वैल्यू का हो कि उसे लगता हो कि सबका ध्यान रखना है। दुर्भाग्य से ये वाले भाव का कोई प्रदर्शन हम आसपास नहीं देखते हैं। इस वजह से आई डू बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज़ गोइंग टू बी सीवियरली टेस्टेड ऑन दीज फ्रंट्स, क्योंकि अगर आप साउथ में जाएं और वहाँ के पॉलिटिकल राइट्स के बारे में लोगों से बात करें तो आप पाएंगे कि पहले ही एक किस्म का लगातार आशंका इस कार्यक्रम को लेकर, इस योजना को लेकर या इस आने वाले कदम को लेकर लोगों के मन में है। इसलिए आई बिलीव कि it will be incumbent upon all structures of democracy, not just the executive but also judiciary and legislature, कि वो इंक्लूसिव तरीके से इन प्रोसेसेस को करें। तीनों प्रोसेस, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बंद किया जा सकता है, तीनों ही करने की ज़रूरत है। डिलिमिटेशन भी करने की ज़रूरत पड़ेगी, SIR भी करने की ज़रूरत पड़ेगी और ऑब्वियसली सेंसस भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप अपनी नीयत और नीयत पर भरोसा, इसकी जिम्मेदारी राज्य ले, ये बहुत ज़रूरी होगा। अभी इस आशंका में तमिलनाडु और केवल तमिलनाडु नहीं, दक्षिण के बाकी राज्य भी लगातार हैं।
सर जैसे आपने SIR और जनगणना की बात की, दोनों सर अलग अलग अधिनियमों से, अलग अलग एक्ट से गवर्न होते हैं और दोनों का उद्देश्य भी अलग अलग है। तो पहले भी ऐसे होता था, तो मतलब अभी ऐसा क्यों है कि एक साथ क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, एक साथ नहीं हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले तो हमेशा से सेंसस जो है वो 10 साल में होती थी ना। पहली बार ऐसा हुआ, हम लोग पाकिस्तान पर हंसते थे, आप याद कीजिए, पाकिस्तान पर हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हंसा करते थे, ये लोग अपने जनगणना तक नहीं करा पाते, और वाकई वहाँ जनगणना एक पॉलिटिकल मैटर था। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इट हैज बिकम सो इन आवर कंट्री। 2021 में होनी चाहिए थी, एक साल चलिए कोविड के चलते निकाल दिया आपने, उसके बाद तो बहुत महत्वपूर्ण कदम लिए, फिर आप क्यों नहीं उसे करवा पा रहे? और अगर आप नहीं करवा पा रहे तो नियत का सवाल तो उठेगा ही ना, क्योंकि SIR भी उन्हीं लोगों द्वारा ग्राउंड पे की जानी है। मोर और लेस वही प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं जो BLO बनते हैं, वही वहाँ पर जाते हैं तो इन्यूमरेटर और जो हैं ऑफिसर्स बनते हैं जनगणना वालों के, सेम अधिकारी हैं। वो लोग जा ही रहे थे ग्राउंड में, तो उनको सेंसस के लिए भी भेजा जा सकता था। इसका मतलब आपकी पॉलिटिकल प्रायोरिटीज डिफरेंट थी, पहली बात। और चलिए, मैं तो सरकार से असहमत हूँ, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। मैं एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज के सेंस में पूछना चाहता हूँ कि अगर एक एक्सरसाइज हम लोग 1931 से लगातार करवा पा रहे थे और अब किसी वजह से हम नहीं उसे करवा पा रहे, तो क्या ये हमारी एफिशिएंसी पर, हमारे प्रशासन की दक्षता पर और हमारी नीयत पर सवाल नहीं उठाता? ऐसे में हमारी प्रायोरिटी क्यों नहीं थी? अगर वो हमारी प्रायोरिटी नहीं और SIR हमारी प्रायोरिटी है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा SIR नहीं होना है, मैंने कहा तीनों चीज़ें होनी जरूरी है। डिलिमिटेशन भी होना जरूरी है, SIR भी होनी जरूरी है, सेंसस भी होनी जरूरी है, और तीनों के ही माध्यम से लोकतंत्र के संस्थाओं में लोगों का भरोसा जीतने के प्रयास और वह भरोसा जीतते हुए दिखने के प्रयास बहुत जरूरी है। और 26 और 27 से दिखाएगा, क्योंकि इस बात को समझिएगा, फिर से याद कीजिए, हमारे पास मीडिया है और अलग किस्म का मीडिया है। उस मीडिया के बाद वो नैरेटिव भी खासतौर से लगातार प्रभावित होगा इस बात से कि हम उस नैरेटिव को कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग इस नैरेटिव को फिर खड़ा ही कर दें कि भाई ये लोकतंत्र में ठीक नहीं हो रहा है, एंड देन अगेन इट विल बी अ प्रॉब्लम। डिलिमिटेशन में सबसे बड़ा डर यही है कि पॉपुलेशन बिटवीन नदर्न स्टेट और सदर्न स्टेट्स में ह्यूज गैप जो निकल कर आएगा, उसकी वजह से सीट एलोकेशन में कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, अदर नॉर्दर्न स्टेट्स को फायदा ना हो जाए, जिससे उनको नुकसान ना हो जाए। स्वाभाविक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, आप जानते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट और उसका वेटेज बराबर होना चाहिए। अगर आप राज्यसभा में या लोकसभा में उनको वेटेज बराबर देना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति के वोट का जो मूल्य है वो तमिलनाडु के व्यक्ति के वोट से मूल्य से कम हो। फिलहाल ऐसा होता है, ठीक है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटर्स जो हैं ज़्यादा हो गए, यानी कि इतने सारे लोग मिलकर एक व्यक्ति को चुन रहे हैं, वहाँ पर थोड़े कम लोग, और अब ये डिवीज़न और ज़्यादा, क्योंकि अब नए वाले उसके आधार पर होगा तो ये डिस्पैरिटी और ज़्यादा दिखेगी। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन का ऑब्जेक्टिव ही होता है कि जो डिस्पैरिटी है उसको प्रोपोर्शनली रखना है, मतलब उसको गैप को कम ही रखना है। बट यूनिट इज इंडिविजुअल जी। इफ अब तक स्टेट चल रहा था तो कुल मिला के तमिलनाडु की अगर आबादी ही कम है, वो ठीक है सर, लेकिन अगर मान लीजिए कोई लोकसभा MP की सीट है उत्तर प्रदेश में, अब वहाँ पे जो सीट, मतलब जो विनर होगा वो तो फर्स्ट पास द पोस्ट पे होगा, तो उस वाले इलेक्शन में तो वैल्यू ऑफ वोट इज नॉट बीइंग काउंटेड, राइट? आप जो लेकिन अगर आप अभी 85 सीट जी, और अब आप आबादी के अनुपात पे कहना चाहते हैं कि वो 130 होंगी, नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि अगर 130 होंगी और प्रपोर्शन में वहां ना बढ़ी, उनका प्रोपोर्शन में डिक्रीज कम है, तो ऐसे में अल्टीमेटली लोकसभा, वो कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली का रास्ता मिलता है, तो वाली चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये कंसिडर करना पड़ेगा डिलिमिटेशन कमीशन को कि वहाँ पे प्रोपोर्शनेट वेटेज में नुकसान ना हो। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा सर, 1970 के दशक से डिबेट चल रही है जनसंख्या वाली। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग किसी अस्पताल को देखते हैं, कहते हैं कि 18 लोगों पे 18 मरीजों पे एक डॉक्टर हो, 100 बच्चों पे एक टीचर हो। सेम चीज़ तो डिलिमिटेशन कमीशन भी यही चीज़ कर रहा है कि भाई इतने प्रोपोर्शन पे एक आदमी को कैंडिडेट खड़ा किया जाए। 70 के दशक से डिबेट चल रही है, साउथ में बार बार लोग आ जाते हैं कि नहीं डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। मैं बस एक पॉइंट के पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ से नहीं बोल रहा। तो सर अब तो कहीं ना कहीं वो डिबेट खत्म होनी चाहिए कि भाई अगर 1 लाख लोगों पे या 50,000 लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव का हम एक पूरे राष्ट्र में एक तय कर दें आंकड़ा और उसी पे चुना जाए, तो इसमें क्या बुराई है सर? बुराई इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु है और मान लीजिए 1970s की आप बात करें, जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात हुई थी तो सदर्न स्टेट्स ने अपना होमवर्क अच्छा किया और नदर्न स्टेट्स ने होमवर्क अच्छा नहीं किया। अब जिसने होमवर्क अच्छा, लेकिन जिसने अपना अच्छा होमवर्क नहीं करा, 50 साल हो गए, तो उसने टोटल फर्टिलिटी रेट भी तो हाई रहा ना, तो नेट पॉपुलेशन गेन उनका ज़्यादा था, और ज़्यादा इस वजह से उनको एडवांटेज मिल जाए
इन पॉलिटिकल स्टेटस दैट यू आर हैविंग, क्योंकि अगर आपकी ज़्यादा सीट्स हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि केंद्र में सरकार आपके हिसाब से बनेगी, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये भी कहा जाता है सर कि जैसे 15 फाइनेंस कमीशन, जब एनके सिंह जी चेयरपर्सन थे तो मैं उनके साथ भी इंटरव्यू करने गया था, तो तब वो फाइनल रिपोर्ट आनी थी, तो तब मैंने ये सवाल उनसे किया था। तो खैर उस टाइम वो डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते थे क्योंकि अंदर चल रही थी, लेकिन उन्होंने इंडिकेशन ये दिया कि देखो जो कंसर्न्स हैं वो जायज़ हैं, और फाइनेंस कमीशन जो है केवल पॉपुलेशन के बेसिस पे थोड़ा ना ग्रांट्स देती है या जो सजेशन देती है, उसमें और भी क्राइटेरिया। और जब फाइनल रिपोर्ट आई तो उसमें कई ऐसे पैरामीटर्स भी थे जिसमें सदर्न स्टेट्स ने बहुत अच्छा किया है। तो क्योंकि अल्टीमेटली अगर देश को तरक्की की तरफ भेजना है तो हमें अच्छे रोल मॉडल्स को पुश करना पड़ेगा। अगर सदर्न स्टेट्स ने अच्छा किया तो उसको वेटेज दो। तो शायद डिलिमिटेशन कमीशन इस बार आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से ये गैप ना रहे। मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मैं लगातार इस बात से चिंतित हूं कि अगर इस प्रक्रिया पर भरोसा उस पैमाने पर नहीं हुआ जिस पैमाने पर आम जनता को होना चाहिए, तो क्या हम उस असंतोष को सहन करने की स्थिति में देश है? क्योंकि दक्षिण के राज्य, एक मामले में दक्षिण के राज्य SIR के मामले में जिन लोगों से मताधिकार छीने जाने की आशंका है वे लोग, या फिर सेंसस के न होने से जो डाटा नहीं मिलेगा वह चीज़, मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने इंस्टीट्यूशंस की हेल्थ पर ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। क्योंकि बाकी अगर आप पे नीयत पे भरोसा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर दक्षिण के लोगों को इस बात से क्यों परेशानी होगी कि उत्तर भारत के वोट से तय हो रहा है कि प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन इसका मतलब प्रधानमंत्री भी इस बात का ध्यान रखते होंगे ना कि उत्तर भारत के लोगों की ज़्यादा परवाह करेंगे, दक्षिण भारत के लोगों की कम करेंगे, तभी तो ये आशंका बनेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशंस की हेल्थ के लिए क्या किया जाना चाहिए? वेल, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। पहले RTI को ढंग से काम करा लीजिए 2026 में। मतलब आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि लोगों के पास पारदर्शी तरीके से सूचनाएं पहुंचे और लोगों को पता हो प्रक्रियाओं के पीछे क्या हो रहा है। और अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस हैं ऑफ दीज बॉडीज, उसमें सभी पार्टीज का, अपोजिशन का भी, अपोजिशन से सुन लेने में क्या बुराई है? इसी देश के नागरिक हैं, ऐसा थोड़े ना कल तक वो सत्ता में बैठे हुए थे। वर्षों से लोकसभा उपाध्यक्ष का पद कब से खाली है, कोई है नहीं वहाँ पे। और 2019 में RTI के साथ जो हुआ, RTI अधिनियम में जो बदलाव हुए, उसके बाद से तो RTI की बात करने का कोई सेंस नहीं है सर। सर नक्सलिज्म, इसकी बड़ा इंतज़ार है क्योंकि टारगेट गवर्नमेंट ने लिया हुआ है कि नक्सलिज्म खत्म होने वाला है। तो आपका इस पर क्या रुख है? जो अभी पॉलिसीज़ हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है ओवरऑल इस इशू पर, पॉजिटिव नेगेटिव को आप कैसे हाईलाइट करेंगे? देखिए, नक्सलिज्म कोई आसमान से टपकी हुई चीज़ तो है नहीं। इस देश में कम से कम ये बात आप सुखद कहेंगे कि नक्सलवाद को लेकर बीच बीच में ये बात होती है कि यहाँ से फंडिंग हो रही है, वहाँ से फंडिंग हो रही है, लेकिन नक्सलवाद को लेकर जो हमारा अलगाववादी आतंकवाद होता है, उस तरीके से कभी ये दावा नहीं किया गया कि ये कोई इम्पोर्टेड फिनोमेना है। माना गया कि यहीं से चीज़ उपजी है और केवल कानून व्यवस्था की चीज़ नहीं है, उसमें सामाजिक आर्थिक कारण है। तो जब आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है मार्च तक, जैसा कि अमित शाह चाहते हैं, तो उसका मतलब केवल कॉरपोरेट्स को खनन के पट्टे देने के लिए खात्मा हो रहा है, या उन कारणों का भी खात्मा हो गया जिन कारणों की वजह से नक्सलवाद उपजा था? मतलब अगर मामला केवल इतना है कि अब आप अबूझमाड़ में जा सकते हैं, आपने अबूझमाड़ में जो जिन पर आपको संदेह था, आपने उन लोगों को या तो हटा दिया, मार दिया, या उनको कानून की गिरफ्त में ले आए, क्या इस मात्र से वे कारण समाप्त हो गए जिनसे नक्सलवाद उपजा था? मुझे शक है। लेकिन अगर वे कारण भी समाप्त हो गए तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अब इन क्षेत्रों के आदिवासियों को ये संकट नहीं है कि वो राज्य के पास जाने की बजाय, प्रशासन के पास जाने की बजाय किसी अन्य व्यक्ति के पास जाएं, या किसी थर्ड पार्टी के पास जाएं, किसी ऐसी बॉडी के पास जाएं जो बॉडी स्टेट से नहीं जुड़ी हुई है, जो प्रशासन से नहीं जुड़ी हुई है अपनी समस्याओं के लिए। अगर ऐसा हो रहा है तो शायद हम लोग इसका स्वागत करेंगे, पर मुझे संदेह है कि ये मामला केवल कानून व्यवस्था के नज़रिए से देखा गया है। सर, अगर हम 1970s से अभी तक का कंपैरिजन करें तो आपको नहीं लगता कि काफ़ी गैप्स जो हैं वो गवर्नेंस में, मतलब गवर्नमेंट में, और जो लोग हैं उन इलाकों में, उसमें ब्रिज हुआ है? मतलब इस पे क्या संदेह है? इस पे तो क्लैरिटी होनी चाहिए। पिछले साल बस्तर में था। ओके, मैं बस्तर में था और मैंने इस इलाके में छत्तीसगढ़ के मतलब कम से कम ऐसे इलाकों में जहां आसानी से जा सकते हैं, बल्कि अबूझमाड़ के दरवाजे तक मैं गया। उन इलाकों में मैंने आदिवासियों से भी बात करने की कोशिश की और एक तरह का भय
सहम कर वे लोग बात करते हैं। यूँ भी आमतौर पर मुझे जिस तरीके से मेरी तस्वीरें देखी जाती हैं, कई लोगों को संदेह होता है ये प्रशासन का व्यक्ति है, तो इस कारण भी। लेकिन इतना तय है कि कई चीज़ें इस वजह से, चाहे उसके कारण जो भी रहे हों, चाहे सिर्फ यही कारण रहा हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस आसानी से अंदर जा सकें, लेकिन इस कारण कुछ सड़कें बनी हैं, लोग अंदर तक पहुँचे हैं, और जब ये जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे कई संदेह भी समाप्त होते हैं, पहली बात। दूसरी बात फिर वही मीडिया, जिस तरीके से सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ें सब जगहों पे पहुंची हैं, उस वजह से नैरेटिव्स के एक तरफा बढ़ने की, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, चाहे नक्सल लोगों की तरफ से हो, वो आशंकाएं भी थोड़ी सी कम हुई हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी देश की ही तरह प्रशासन बाकी जगह यहाँ पर भी पहुँच रहा होगा। लेकिन फिर इससे ये सवाल उठता है कि बाकी देश में कितना पहुँच रहा है। यह भी तो एक महत्वपूर्ण पक्ष है ना। ये तो पॉइंट है कि इस प्रॉब्लम को होलिस्टिक वे में देखना चाहिए। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, गुमला जगह पड़ती है, तो वहाँ पे पोस्टेड था, तो उसने मुझे बताया कि सीआरपीएफ को लोग समझते हैं कि वो केवल एंटी नक्सलाइज्ड ऑपरेशन के लिए वहाँ पर है, लेकिन हमारी जब ये फोर्सेस वहाँ पहुँचती हैं तो नक्सलिज्म से लड़ रही हैं मल्टी प्रोंग मैनर में। जैसे शिक्षा की बात करें, सोशल वेलफेयर स्कीम्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो सब कामों में भी ये इन्वॉल्व हैं। कितनी जगह पर अगर प्राइमरी मेडिकल सेंटर कुछ बनाते थे तो उसको तोड़ने वाले कोई वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे, उसको तोड़ने वाले नक्सलाइट्स ही थे। तो अगर ये नक्सलाइट्स सही में ट्राइबल लोगों के हितैषी थे या हितैषी हैं, तो फिर वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को वहाँ पर क्यों तोड़ रहे हैं, या सड़क को क्यों उड़ा रहे हैं जिस सड़क से उन तक वो राहत राशि पहुँचनी है। तो मतलब सरकार अपनी तरफ से जो पहल कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि मल्टीपल डायमेंशंस में ग्राउंड पर वर्क तो हुआ है? देखिए, डेवलपमेंट तो इन एनी केस, जब भी विकास होगा, आप पाएंगे कि इस किस्म की अशांति पैदा करने वाले जो कारण हैं वो कम होंगे। जी। मतलब ये दोनों चीज़ों पे लागू होता है। अभी हम जिस पर पॉपुलेशन पे बात कर रहे थे उस पर भी लागू होता है। आखिर उत्तर भारत के राज्य जो हैं वो जनसंख्या के मामले में इतनी प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं था। डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉन्ट्रसेप्टिव, ठीक है ना। वो कई मामलों में आप जनसंख्या रोकने का बहुत अच्छा साधन है कि जब लोग डेवलप, अब लोगों की समस्याएं शुरू हो चुकी है कि अब वो इतने, उनके जो लोग पढ़ लिख गए हैं वो आबादी बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। सो डेवलपमेंट डेफिनेटली वर्क्स, लेकिन सवाल ये भी है कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन प्रो पीपल है कि नहीं। क्योंकि जो चिंताजनक बात है वो ये है कि आमतौर पे लोगों के मन में ये वाली आशंकाएं भी हैं कि अब इसका मतलब होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म्स ऑफ माइनिंग, इन टर्म्स ऑफ अदर फैक्टर्स, क्योंकि यही वो जगह भी हैं जहाँ पर बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे मिनरल्स वहाँ पाए जाते हैं, जिन मिनरल्स को लेकर सरकार डेवलपमेंट के लिए वो चाहती है। और ये वाला जो हिस्सा है, इसमें कोई भी जानता है कि इसका प्रभाव, इस वाले विकास का प्रभाव उल्टा होता है, यानी कि विकास ऊपर के स्तर पर होता है, कीमत नीचे के स्तर पे देनी पड़ती। फिर सॉल्यूशन क्या है सर? आई थिंक सॉल्यूशन में तो ये होगा ना कि स्टेट को अगर हमें अकाउंटेबिलिटी में रखना है, चेक रखना है, तो बताना होगा कि डेवलपमेंट इज़ अबाउट डेमोक्रेसी, और उसमें फिर आपकी, हमारे जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर पेसा अधिनियम है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज, तो अगर उस कानून में जो ग्राम सभा है उसके पास ताकतें हैं जो बाकी जगह नहीं है, हाँ, तो वहाँ पर सिविल सोसाइटी उनको मजबूत करे। तो अगर वहाँ पर आप मिलने गए, आप जरा देखिए, इस बात को पता करने की कोशिश कीजिए कि जब एनवायरनमेंट को लेकर और जो लोकल बॉडीज़, पंचायती राज बॉडीज़ हैं या स्थानीय जो लोग हैं, उनकी राय जब लेनी होती है बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर, तब ये प्रक्रिया कैसे होती हैं? आपके हमारे विद्यार्थी ही हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वे जाएं गाँव में और लोगों से लें, और उनसे ज़रा एक बार अकेले में कोने में जाके बात करके देखिए कि वास्तव में लोगों की राय ईमानदारी से एक डेमोक्रेसी में जैसे ली जानी चाहिए वैसे लेकर फैसले किए जाते हैं, या मान लिया जाता है ऊपर से कि भाई ये प्रोजेक्ट तो आपको पास कराना है। उसके बाद चाहे आप जैसे साम दाम दंड भेद जो तरीका अपनाएं, आपको ये इंश्योर करना है कि लोकल बॉडीज इसको क्लियर कर दें। अब ये वाला तरीका अगर अपनाया जाता है तो फिर वो डिसकंटेंट वहीं का वहीं रह जाता है। तो सोल्यूशन तो यहीं कहीं है ना, मतलब सोल्यूशन ये है कि जो ग्रास रूट बॉडीज हैं उनको इतना स्ट्रेंथन किया जाए कि वो आंख में आंख मिलाकर डीएम और एसडीएम को बता सकें कि ये हमारे क्षेत्र के विकास का मसला है और इस पर हमारी ये राय है जो आपको माननी पड़ेगी। हाँ, तो समाधान मतलब स्टेट की केवल तरफ देखने से नहीं आएगा, लोगों को ग्राउंड पे मजबूत करना होगा, तभी समाधान निकलेगा। इसमें और स्टेट में ये तहजीब आना कि अगर स्थानीय लोग मना कर रहे हैं तो वह डेमोक्रेसी में
विल ऑफ द पीपल है, Yes, yes, yes. उसे स्वीकार करें। वो ये ना कहें कि डीएम का तबादला करें और कहें कि अब तुम्हारा काम है कि वो पिछली बार जो ना आया था उसे यहाँ करके लाओ। कुछ जगह पर सर अच्छे एग्जाम्पल भी हैं, जैसे उड़ीसा में था वो पूरा साउथ कोरिया की कंपनी थी पॉस्को, उसका पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया था ड्यू टू दिस जो पावर ऑफ पीपल। तो कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं। सर नैरेटिव्स की आप बात कर रहे थे, तो 2025 में हिंदी वर्सेस कन्नड़ और हिंदी वर्सेस मराठी का नैरेटिव बहुत चला, और इसका एक कोई पॉसिबल समाधान अगर 2026 में आप देखते हो सर, क्या लगता है किस दिशा में ये जा रही है विवाद? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक मतलब चूंकि मेरा आपका विषय है और हम हमारे दुर्भाग्य से हम लोगों को राष्ट्रवाद की जो परिभाषाएं बताई गई उसमें लगता है कि मेरी भाषा सबसे प्यारी, मेरी भाषा सबसे आगे जानी चाहिए। ये चाह तो हम सब में होती है, लेकिन एकोमोडेटिव होना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि 2025 से निकलकर 26 में जाते हुए हिंदी को बजाय ये वाली कॉलोनियल चाह रखने के कि कर्नाटक पर छा जाना है, तमिलनाडु पर छा जाना है, उसकी बजाय उन्हें इस बात पर सवाल उठाने चाहिए, इस बात को पता करना चाहिए कि भैया साहित्य अकादमी के पुरस्कार अब तक घोषित नहीं हुए हैं। सरकार तय करना चाहती है कि साहित्य के पुरस्कार किसे दिए जाएंगे। भाषा और साहित्य की अपनी ऑटोनॉमी, ये 2026 में हिंदी की दुनिया का सवाल होना चाहिए, बजाय दुनिया पर छा जाने के या गैर हिंदी प्रदेशों में छा जाने के। क्योंकि गैर हिंदी प्रदेश अपनी भाषा को लेकर जितना प्यार और लगाव दिखा लेते हैं, हम हिंदी वालों को तो अभी वह तक सीखना है। आप जानते हैं, मतलब फ्रेंचेस्का आपकी और हमारी हिंदी की विदुषी थी ना। बिल्कुल। और 50 करोड़ लोगों की भाषा की एक महत्वपूर्ण विदुषी को एयरपोर्ट से वापस किया जाता है और अब नियम कायदे छोड़ देते हैं, चूं तक नहीं होती, दुख तक नहीं होता, कष्ट तक व्यक्त नहीं होता कि हमारी भाषा की विदुषी के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। सर एआई को लेकर क्या लगता है, 2026 में कुछ वाइट कॉलर जॉब्स जाएंगी, एआई नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी? देखिए, ये सवाल मेरे ख्याल से अमेरिका का सवाल है। 140 करोड़ लोगों का देश जिसके पास अपने डाटा सेंटर्स की संख्या मुट्ठी भर है, पता नहीं है भी कि नहीं है, जिसके अपने एआई प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, टूल्स की बात नहीं कर रहा। टूल्स तो कोई भी 11वीं क्लास का बच्चा बना लेगा, वे लगभग शून्य हैं। एआई में टोटल इन्वेस्टमेंट जितना हमारा जीडीपी है उतना कई देश और कंपनियां कर रही हैं। तो ऐसे में यह बबल क्रिएट करना कि हम एआई रूल करने वाले हैं, मतलब मेरे हिसाब से एक नेशनलिस्टिक फ्लेवर तो दे सकता है, रियलिटी नहीं दे सकता। इसलिए वी शुड बी वरीड अबाउट 140 करोड़ पीपल, क्योंकि आप ये वाला दावा भी नहीं कर सकते कि इनको झट से रीस्किल करेंगे और एआई इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। वो तो थैंकफुली हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अभी वो काम करते हैं जो एकदम हाथ के हुनर के काम है, इसलिए आप उनके लिए थोड़े दिन के लिए आश्वस्त हो सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एआई को लेकर हमारी तैयारी, और ये तैयारी केवल टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे नहीं होनी है, इससे सामाजिक संरचना में पड़ने वाले प्रभाव, इससे पॉलिटी पर आने वाले प्रभाव, इससे इन जनरल जो हमारा पूरे के पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं उन पर पड़ने वाले प्रभाव, मुझे लगता है जितनी तेज़ी से एआई डेवलप कर रहा है उतनी तेज़ी से उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। 2026 अगेन इज़ गोइंग टू बी अ क्रूशियल ईयर इन वाली चीज़ों की तैयारी को लेकर, क्योंकि कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें ये बबल जो है, ये जो चारों तरफ ये हल्ला मचा है, और उसमें कंपनियों पर दबाव आएगा कि वो अपने रेवेन्यू दिखाएं कि आपने इतना पैसा खर्च किया था, तो उसमें जो आपने फंड्स लगाए उसकी कॉस्ट ऑफ फंड आप वापस ला पा रहे हैं कि नहीं। और फिर जाहिर है कि जो अब तक फ्रीबीज वाला समय चल रहा है एआई में, वो प्रेशर में आएगा। सर आपने कहा कि लोग तैयार हैं कि नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ सिविल सर्वेंट्स तैयार जरूर हैं, क्योंकि 2-3 उदाहरण ऐसे आए जिन्होंने बहुत सी एआई वाली इमेजेस लगा दी, वहाँ तक कि काम हुआ है, और सर उन्होंने राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त किया। चूंकि आपका सामना उनसे ज़्यादा पड़ता है, हालांकि वो देखी मेरे फोटो मैंने, लेकिन उससे ज़्यादा डरावने कई और क्षेत्र हैं। आप एकेडमिक पब्लिकेशंस को देखिए। बिल्कुल। एकेडमिक पब्लिकेशंस में चूंकि इट इज़ वेरी इजी टू राइट अ पेपर ऑन द बेसिस ऑफ एआई, राइट रिसर्च पब्लिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और उसका बहुत प्रभाव हमारे क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पे दिखाई दे रहा है। बट देन आई थिंक वेरी सून द पार्टी विल बी ओवर। सर जैसे आपने कहा कि नेशनलिस्टिक अगर हम सोच के चल रहे हैं एआई को लेकर, लेकिन जो सवाल है ना उस पर थोड़ा यहाँ पे फोकस करना है कि फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्सेसिबिलिटी है,
टूल्स बन रहे हैं, यूज़ हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में, तो हाउ इट इज़ गोइंग टू शेप इकोनॉमी इन 2026? क्योंकि अगर ग्लोबल इकोनॉमी शेप हो रही है तो इंडियन इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आएगा। अगर सॉफ्टवेयर में सेक्टर में बड़ा तेज़ी से ट्रांजिशन होने वाला है तो इंडिया के आईटी सेक्टर पे जिसके कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से आ रहे हैं, जिसके बेसिस पे यहाँ सैलरीज जा रही हैं, उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसा जो ये अब फिर आपने इंस्टीट्यूशंस की बात करी, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें हम कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से ऐसी संरचनाएँ हैं सोशल पॉलिटिकल लेवल पे जिस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो जल्दी ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। देखिए, इसे इस सेंस में समझिए कि आपको याद होगा कि आज से सिर्फ 7-8 साल पहले तक जब हम यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज़ लेते थे तो एक बहुत साधारण सा सवाल होता था उत्तर प्रदेश के व्यक्ति से, बिहार के बच्चे से, कि आप कैसे डेवलप करोगे। वो तुरंत कहता था हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हैव यू रियलाइज इन लास्ट 2-3 years दिस वर्ड हैज़ डिसिपेटेड। अब कोई क्लेम नहीं करता कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्योंकि सच्चाई ये है कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको ट्रेंड किया जाना था, स्किल किया जाना था ताकि डिविडेंड अर्न कर सके, वो एक लायबिलिटी बन गया। ठीक है ना, हम उसको उस हाथ को काम नहीं दे पाए, उस दिमाग को काम नहीं दे पाए, इसलिए वो एक लायबिलिटी बन गया। सेम इज और अगर हम सही जा रहे हैं तो सच्चाई ये है कि ये जो एआई के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल किस्म के कई सारे कामों को जो है वह इरेलेवेंट बना देंगे या उनके कामों को करने लगेंगे। बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। ऑलरेडी आप प्रूफ रीडिंग को देख सकते हैं, कॉपी राइटिंग को देख सकते हैं, ट्रांसलेशन को देख सकते हैं, इन सब कामों में तो आप देख ही सकते हैं। मुझे तो अच्छे से याद है कि जब मैं 8088 पे काम करता था, हम लोगों ने 8088 बिल्कुल शुरुआती लेट 80s में मैं काम करता था, और उस समय लोग कहते थे कि उसकी परिभाषा पूछते थे या तो लोग कहते थे एक किस्म का टाइपराइटर है। एंड वेरी सून वी सॉ टाइपिस्ट डिसअपियरिंग, टाइपिस्ट गायब हो गए। ठीक है ना, टेलीफोन ऑपरेटर्स गायब हो गए। याद कीजिए दिल्ली में जो बड़े बड़े टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं, शक्तिनगर टेलीफोन एक्सचेंज कभी जाके देखिए, 20,000 लाइन का एक्सचेंज होता था, 10 मंजिल की ऊंची बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, और एयरटेल का कोई ढूंढ दे कि टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल रिप्लेस करती ही नहीं है ह्यूमन बीइंग को, ये दावा एक अच्छा दावा नहीं है। और रीस्किलिंग से आप उन सबको नौकरी दे सकते हैं, ये दावा भी ठीक दावा नहीं है। तो फॉर अ लेबर रिच कंट्री लाइक आर्स, 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाली देश को इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होना चाहिए। क्या क्या तैयारी हो सकती है? पहले तो वो स्ट्रक्चर्स सुनिश्चित करते हैं कि इन क्षेत्रों में पर्याप्त R&D हो, रीस्किलिंग हो, उसमें पर्याप्त इन्वेस्टमेंट हो, उसे देखना पड़ेगा। दूसरा, कभी कभी हम लोगों को एक स्टेप बैक लेके उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके बारे में हम मान रहे हैं कि ये नई टेक्नोलॉजीज उन्हें डिस्प्लेस करेंगी। लेकिन सर, इसमें जो रीस्किलिंग है, अपस्किलिंग है, जैसे बिल्कुल सही कहा आपने, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं हो रही। एक टाइम पर कहते थे डेमोग्राफिक डिविडेंड इक्वल टू ग्रोथ, चाइना का मॉडल, बट वो यहाँ पर अब नहीं हो पा रहा इतना। लेकिन अपस्किलिंग क्यों नहीं हो पा रही? हम अभी तक गवर्नमेंट की स्कीम की तरफ देख रहे हैं और गवर्नमेंट स्कीम जो है वो रिजल्ट नहीं ला पाई जो कहा गया था। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि एआई से या इंटरनेट से, और जिसमें भी कि प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा रोल है, इंटरनेट सस्ता हुआ है, जिसकी वजह से एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन में डेमोक्रेसी आई है। वो एजुकेशन जो पहले नहीं मिल पा रही थी अब मिल पा रही है। जो बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, मतलब बीटेक करके निकल रहा है आईटी से, वो पहले कोडिंग नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज यूट्यूब चैनल्स पे वो देख पा रहा है और इस वजह से वो अपस्किलिंग हो पा रहा है। वो गिग वर्कर भी बन रहा है, वो कुछ बाहर के प्रोजेक्ट भी ले रहा है, वो कंपनी में भी जॉब कर सकता है। तो यानी कि अपस्किलिंग और अपकमिंग चैलेंजेस के लिए ये कॉल हमारी यूथ से है कि भाई तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी खुद। हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट की तरफ नहीं देख सकते। यात्री अपने सामान के लिए की रक्षा खुद करे, होता है ना, अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। नहीं, यहाँ पे यात्री नहीं है, यहाँ पर बात यह है कि ये जो गाड़ी है ना, ये सबकी है, तुम ओनर हो, तुम यात्री नहीं हो। और ओनर हो तो ये गाड़ी ठीक से चले, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी भी उतनी है जो बाकी की है। ड्राइवर हमने रख रखा है, ड्राइवर ठीक नहीं काम करेगा उसको चेंज कर देंगे। आई एग्री एंड डिसएग्री। पहली बात तो ये है कि ये सही है कि देश सबकी गाड़ी है, लेकिन किसी को गाड़ी चलाने के लिए भी इंजन में बैठाया गया है। जी, बैठाया गया। और वो लगातार ये नहीं कह सकता कि आपकी गाड़ी आप देखो,
ठीक है ना, स्वाभाविक बात है जी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यात्री एकदम निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं और उन्हें परवाह नहीं करनी है कि कोई ना कोई देख ही रहा होगा। उन्हें अपनी यात्रा के विषय में, अपने गंतव्य के विषय में, अपने शेड्यूल के विषय में ध्यान रखना पड़ेगा। सो इट्स बोथ वेज। पहली बात, क्या हम वो इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं? मुझे लगता है कोशिश हो रही है और वाकई सही है। इसमें से बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से हो रहा है, थोड़ा बहुत शायद सरकारी उससे भी हो रहा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ टू बिग a jolt that is coming, and a small band-aid won't work. We need to invest heavily, both in public sector, I mean the public funded institutions, as well as in private institutions, so that we can ensure कि अगर आप सब समझ के देखिए कि यूँ सही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लोग 70 साल तक काम करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत प्रोडक्टिव ईयर्स जो होते हैं ना वो 20 से 30, 40, 45 तक होते हैं। उसके बाद आप अपने सेटल होने वाले उसमें आ जाते हैं। हम उन सब लोगों को पर्याप्त काम देने की स्थिति में होने चाहिए, उनके पास पर्याप्त स्किल्स होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी ऐसा नहीं है। इसी वजह से आपके और हमारे पास इतने सारे विद्यार्थी जो हैं वो सरकारी नौकरी के लिए आते हैं, क्योंकि दूसरी जगहों पर काम जितने होने चाहिए उनको उससे जो आत्मविश्वास मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा होता। इसमें सर मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो शांति नगर एक्सचेंज आपने जैसे बताया, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और टेलीकॉम रिवोल्यूशन आया तो अब वो नहीं है वहाँ पर, और लेकिन उसके बाद आपको नहीं लगता नंबर ऑफ जॉब्स टेलीकॉम में बढ़ी हैं? अगर कंपटीशन बनाकर रखा जाए मार्केट में, अगर कंपटीशन गड़बड़ हुआ और केवल 2 ही 3 कंपनियां राज कर रही हैं तो नुकसान है, सबका नुकसान है। लेकिन अगर कंपटीशन बनाकर रखा जाए, जिसके लिए एटलीस्ट कानून तो है, तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। एआई से भी नुकसान तो होगा कुछ लोगों, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। तो है में जो तो है ना जी, विकास जी मानेंगे कि हिंदी में सब कुछ यही कह जाता है, ठीक है ना, कि कानून तो है जी, लेकिन आपको मालूम है टेलीकॉम में भी ड्यूओपोली है, आपको मालूम है एविएशन में भी ड्यूओपोली है, अब सही बात यह है कि ई कॉमर्स में भी ड्यूओपोली है, ठीक है ना। और ये स्थितियां डरावनी बिल्कुल, ये क्योंकि देखिए एक पब्लिक सेक्टर मोनोपोली फिर भी चल जाएगी, प्राइवेट सेक्टर ड्यूओपोली नहीं चलेगी। और अगर हम इस बात से सतर्क नहीं हैं तो हम सिवाय कंज्यूमर और गुलाम होने के कुछ नहीं कर पाएंगे। फैक्ट है, ये आवाज़ उठनी चाहिए कि भाई डुओपोलीज जानी चाहिए, कंपटीशन आना चाहिए। और जो आज का यूथ है एआई की मदद से, मुझे लगता है, मतलब मैं तो कह रहा हूँ कंपटीशन आप नहीं ला पा रहे तो भैया फिर से मोनोपोली ले आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्टेट ओन्ड होनी चाहिए। स्टेट ओन्ड होनी चाहिए, लेकिन फिर कॉम्पिटिटिव नहीं होगी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टेट ओन्ड मोनोपोली स्टिल बेटर कैसे देन अ कैपिटलिस्ट ड्यूओपोली, बिकॉज ड्यूओपोली में, स्टेट ओन्ड मोनोपोली में कम से कम वह राज्य है जिस राज्य को आपने चुनकर या भरोसा करके भेजा है और उसे वापस आपके पास आना है। लेकिन फिर वही सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, आपको एफिशिएंसी की चिंता होगी। नहीं, इंटरनेट कनेक्शन मुझे चाहिए, 6 महीने वेट करना पड़ेगा। वो इसलिए कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे थे ना, अदरवाइज तो जिन जगहों पर मोनोपोली है उन जगहों पे भी लोगों को ऑन डिमांड मिलता था ना, लेकिन जिन देशों में थी मोनोपोली वहां मिलता था। वो थी इसी वजह से क्योंकि कुछ गड़बड़ थी इकोनॉमी में। नहीं, चीन में अब तक मिलता है भाई, चीन मोर और लेस पॉलिटिकल सेंस में देखिए तो क्या स्थिति है। चीन इकोनॉमी में तो कैपिटलिस्ट है, इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट है, लेकिन पॉलिटिकली तो है। हालांकि पॉलिटिकली भी खैर छोड़िए, चीन को छोड़ देते हैं। चीन को क्यों छोड़े सर? चीन को भी आना पड़ा अल्टीमेटली कैपिटलिज्म में, क्योंकि कैपिटलिस्ट से ही आगे बढ़ने का रास्ता था। अगर चीन उन्हीं सोशलिस्ट पॉलिसीज पे चिपका रहता जिसको आप अभी एडवोकेट कर रहे थे, तो शायद आज हम चीन की चर्चा ही ना करते। आई डोंट टोटली एग्री विद इट, बट देन वी कैन एग्री टू डिसएग्री। ठीक है, एआई की बात हो रही तो आपने एक टर्म यूज़ किया था डेमोग्राफिक डिविडेंड का। मैं एक चीज़ उसमें से पूछना चाहता हूँ, जैसे हमने जब पढ़ा था तो पढ़ा था कि 2012 से लेके 2037 तक का समय रहेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड का, जिसमें से 2012 से 25 तक एक अपवर्ड हमको उभार दिखेगा, फिर 25 के बाद से एक डाउनवर्ड दिखेगा। सर क्या भविष्य में हमको इस प्रकार के जो झुंझुने होते हैं इनसे दूर जाना पड़ेगा? क्योंकि बार बार इसी को कहीं पे भी जाते हैं एक ही बात रटी जाती है कि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है, स्किल हम कर नहीं पाए उनको, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक देश के तौर पर बड़ी ही नकारात्मक प्रवृत्ति की ओर जा रही हैं। देखिए विकास जी, डेटा जो है वो झूठ नहीं बोलता। आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर आपकी युवा जनसंख्या ज़्यादा है और टीएफआर कम हो रहा है तो स्वाभाविक है कि एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास बुजुर्ग जनसंख्या ज़्यादा होगी और उस पर वो जिस पर आश्रित होगी वह युवा जनसंख्या कम होगी, जो जापान में भी देखो रहा है लगभग। और हम उस थ्रेशोल्ड पर पहुंच रहे हैं जिसके बाद हम जो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से जो हमें डिविडेंड रीप करना था वो ट्रेन तो हमने कर दी मिस, और इसके कारण जो लायबिलिटीज आने वाली थी
जो स्थिति है लगभग आने पर मेरी पीढ़ी के लोग जो अब रिटायर होने की दिशा में जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोगों के पास ये संकट है कि वो जिस पर डिपेंड होने वाले होंगे वह उनकी तुलना में कम कमा रहा है, लगातार दिखाई दे रहा है। मतलब उनके बेटे, अगली पीढ़ी जो बेटे या बेटियां, अगली पीढ़ी जो एक तो संख्या में कम है जी, और दूसरा उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 4 बुजुर्गों को या 5 बुजुर्गों को समर्थन दे सके। उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए समय की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके यहाँ सोशल रिक्वायरमेंट है, दूसरी चीज़ें। यानी कि हम लगभग उस थ्रेशोल्ड पे पहुँच गए हैं जब वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसका हमने सही से इस्तेमाल नहीं किया अब लायबिलिटी बनने की स्थिति में। ये फैक्ट्स है, ये तथ्यात्मक चीज़ें। क्या हमें इन भाषिक झुंझुनों से बचना चाहिए? भाषिक झुंझुनों से तो हमें डे 1 से बचना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, डिमांड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स से कि क्रिटिकल थिंकिंग पैदा कीजिए। लुक बियॉन्ड व्हाट इज बीइंग सेड, क्योंकि व्हाट इज बीइंग सेड इज यूजुअली वेरी डेकोरेटेड, बहुत अच्छे से कहा जाता है, उसके बियॉन्ड देखने की कोशिश कीजिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड निश्चित तौर पर एक तरह का झुंझुना था जो उस समय दिया गया, ये मानते हुए कि लोग इसके बियॉन्ड देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि अगर ये युवा हैं तो ये बुजुर्ग भी तो होंगे। जिस दिन ये बुजुर्ग होंगे उस दिन इनको पालने के लिए क्या युवा जनसंख्या पर्याप्त होगी? आपके पास नहीं होगी। और आपके पास तो वो सोशल सिक्योरिटीज़ भी नहीं है जो यूरोप ने दे दी थी। आपके पास तो अधिकांश बुजुर्गों के पास पेंशन नहीं है, आपके पास अधिकांश बुजुर्गों के पास मेडिकल जो रिक्वायरमेंट ज़रूरतें होनी चाहिए वो पूरा करने की स्थिति नहीं है, और इंश्योरेंस भी नहीं है। तो अब वो सारे के सारे लोग लायबिलिटी के तौर पे बनेंगे, निश्चित तौर पे बनेंगे। हम क्या कर सकते हैं? भविष्य में से कम इन झुंझुनों से दूर रह सकते हैं, जैसा आप कह रहे हैं। और दूसरा, मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद लेने वाली एक पूरी पीढ़ी बनना पड़ेगा। माई जनरेशन इज़ गोइंग टू बी द जनरेशन जिसे, मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले ये कहा गया कि बच्चे आपको अपने बुजुर्गों को संभालना है, और अब कहा जा रहा है कि बुजुर्ग बनने पर आपने अपने आप को संभालना है। सर, आई थिंक किसी भी इकोनॉमी में जब ग्रोथ रेट मतलब इम्प्रूव होता है तो इस ट्रेजेक्ट्री से हम होकर गुजरते ही हैं कि आपके पास सफिशिएंट इनकम आपको जनरेट करनी है सो दैट यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर ओल्ड एज। पेंशन हमारे पास वैसा सोशल सिक्योरिटी नहीं है जैसे स्कैंडिनेवियन नेशंस में है, लेकिन हाँ जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे पीएम आयुष्मान है या बाकी अन्य योजनाएं हैं, तो शायद ऑब्जेक्टिव यही था, सबका ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि इस डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी अभी चर्चा नहीं हो रही है ज़्यादा लेकिन होनी चाहिए, इसका अगर एडवांटेज हमने नहीं उठाया तो फिर तो डेमोग्राफिक डिजास्टर होना ही होना है। इसी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। जो सर ने कहा, इन सेशंस का पर्पस ही ये है कि आप डिफरेंट एंगल से सोच सकें। एक एंगल सर ने रखा, दूसरा एंगल मैंने रखा, एक एंगल सर ने रखा, जिससे आप सोच सकें कि यहाँ एक अगर एडिटोरियल आप पढ़ रहे हो तो वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, उस पर भी आपको सवाल करना आना चाहिए। तब जाकर आप सजग नागरिक बन सकेंगे। जिस भी फील्ड में आप जाएं अपना बेस्ट परफॉर्म करें, और जैसे कि सर ने कहा था कि अपनी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी कलेक्टिवली, तभी देश की जिम्मेदारी हम सही मायने में समझेंगे। ये एक अच्छा नोट हो सकता है सर इस सेशन को एंड करने का। और थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू शशांक, थैंक यू विकास। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।